हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। जो बढ़िया नहीं है बढ़िया हो जाओ। आई थिंक कि रात का टाइम है तो सभी लोग बिस्तर पे घुसे हुए होंगे। कुछ लोग खाना खा रहे होंगे, कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे और कुछ लोग अपने बाबू सोना धनिया पुदीना में लगे होंगे। तो जो जहाँ पे भी लगे हो अपना अपना काम छोड़ दो अगर जरूरी नहीं है तो। और पहले ये वीडियो कंप्लीट करो और इसमें लाइक एम कंप्लीट करो। जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हो। मैं तो कोई एम रखता ही नहीं हूँ, मैं खुद आलसी हूँ। मैं खुद मेरे वीडियो देख के लाइक नहीं करता क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। तो चलो अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते क्योंकि वो वाला एपिसोड काफी यार इंटरेस्टिंग था जहाँ पे राइटर ने बड़ी मुश्किल से एक लड़की को कुछ टाइम के लिए इंट्रोड्यूस कराया है लगता है, क्योंकि ये लड़की काफी ज्यादा वीक है। बट हमें क्या, हम तो नोबल एक्सप्लेन करेंगे और जितना भी मिले खुशी लपेटेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा होता है कि जोयान एक लड़की को एक मैजिकल बीस्ट से बचाता है, साथ ही साथ उसकी पूरी गैंग को जोयान सेव करता है। ये देखकर वो मैजिकल बीस्ट जोयान पर ही नाराज हो जाता है और जोयान को गालियां देना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा एरोगेंट वे में कहता है, बच्चे तुम्हारी पावर केवल 4 स्टार डाउडी लेवल पर है और तुम इस किंग के सामने एरोगेंट और ईगोफुल तरीके से बात कर रहे हो। जिसपे अपना ठरकी भी कहता है आपको ज्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, आपकी चोटें वैसे भी काफी ज्यादा गहरी हैं और फाइट करने से ये और भी ज्यादा गहरी हो सकती हैं। जिसपे वो मैजिकल बीस्ट कहता है मुझे तुम्हें मारने के लिए अपनी पावर का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा यानी कि मैजिकल बीस्ट सीधे ही जियोयान की तरफ बढ़ता है और कहता है कि जियोयान, मतलब नाम नहीं बोलता, इस राजा के लिए मरो लिटिल बास्टर्ड। और इसके बाद उसके हाथों में तुरंत ही उसकी पिच ब्लैक डुई संगनित कंडेंस होने लगती है और वो तुरंत ही अपने पावरफुल क्लॉक को क्रिएट करके जोयान की तरफ बढ़ जाता है। उस मैजिकल बीस्ट को ऐसा करते हुए देखकर वो लोग जिसे जोयान ने अभी अभी बचाया था काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और उनके चेहरे से खुशी गायब हो जाती है। उन्हें लग रहा होता है कि वो लड़का जिसने उन्हें बचाया है वो खुद भी यहाँ पे मार दिया जाएगा, वो भी उनके कारण। इसीलिए अंकल जी बड़ी मुश्किल से खड़े होकर जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, छोटे साथी सॉरी एल्डर, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अंकल जी ने उस बीस्ट की पावर को देखा था। हालांकि जोयान उनकी बात को सुनकर अचानक ही उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करता है और फिर अपने इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का इस्तेमाल करता है और वहां से गायब हो जाता है और उस मैजिकल बीस्ट का पंजा जोयान से जाकर टकराता है। हालांकि वो सिर्फ एक आफ्टर इमेज ही थी, जो देखकर वो मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसके बाद वो तुरंत ही हड़बड़ाते हुए अपने अगल बगल देखता है और फिर खुद से ही ये कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इसने आखिरकार ये कैसे किया। तभी अचानक एक कोल्ड वॉइस आती है, क्योंकि आपने शुरुआत कर ही दी है तो अब मेरी बारी है। ये सुनकर वो मैजिकल बीस्ट तुरंत ही घूमता है और जोयान को अपने सामने देखता है, जिसने अपने हाथों में हैवी जुआन रूलर को पकड़े हुए था। जोयान की बात को सुनकर वो मैजिकल बीस्ट तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इतना कहने के बाद वो वापस से ही अपना पावरफुल बॉडी क्रिएट करता है, जो कि उसकी मैजिकल बीस्ट की बॉडी होती है। और इस टाइम पे उस बॉडी के सामने जोयान बिल्कुल एक चूहे की तरह दिखाई दे रहा था, जिसे वो अपने पंजे के नाखून से भी कुचल सकता था। इसके बाद वो जोयान के ऊपर एक अटैक करता है। इस अटैक का नाम हिंदी में बताऊं आपको, बहुत मजा आएगा। इसके बाद मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा, वैसे मुझे लगता है कि मुझे हिंदी में ही नाम पढ़ना चाहिए। तो वो अटैक जो वो जोयान पर करता है वो होता है हवा फाड़ पंजा आई मीन विंड टीयरिंग क्लॉ। कैसा लगा हिंदी वाला नाम? तभी जोयान उसके अटैक के अगेंस्ट अपना अटैक चार्ज करता है, जो कि जोयान की फ्लेम डिवोरिंग सुनामी होता है। चलो सीरियस हो जाओ अब। जिसके बाद दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, आसमान में फ्लक्चुएशन होता है और वो अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय होकर गायब हो जाते हैं। इस टाइम पे वो यंग लड़की जिसे जोयान ने बचाया था वो भी अपने ग्रुप के मेंबर्स के घेरे में बैठी हुई थी और जोयान को ही देख रही थी। इस टाइम पे उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ होता है और वो काफी ज्यादा आश्चर्य से जोयान को देख रही होती है। इस टाइम पे वो जोयान को इतने ज्यादा गौर से देख रही थी कि राइटर के अकॉर्डिंग ये लड़की जोयान को अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएगी। उसने जोयान को अपने दिल की गहराइयों में उतार लिया होता है। सीधी सीधी मुद्दे की बात ये भी हाथ से गई। हमारे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगना, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम सुन लो, फिर खाना खाते हैं और सोते हैं। वो जोयान को इसलिए नहीं भूल सकती थी क्योंकि जोयान ने उसे तब बचाया था जब वो बिल्कुल मरने वाली होती है। साथ ही साथ जोयान को उससे फाइट करते हुए देखकर उसे ये भरोसा हो चुका था कि जोयान तब तक हार नहीं मानेगा जब तक कि वो अपने सामने वाले बीस्ट की कुटाई कर नहीं देता। इस टाइम पे वो मैजिकल बीस्ट भी काफी ज्यादा झटके से जोयान को देख रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो अपने एक ही पंजे में जोयान को मसल कर रख देगा। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि जोयान की फिजिकल स्ट्रेंथ भी उसके बराबर ही पावरफुल होगी, जबकि वो एक ह्यूमन है और सामने वाला एक मैजिकल बीस्ट। हालांकि तभी वो मैजिकल बीस्ट जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, छोटे साथी मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा होगी। हालांकि फिर भी तुम पावर के हिसाब से मुझे अभी भी नहीं हरा पाओगे।
जिसके बाद वो तुरंत ही अपने पंजे को अपनी डुईकुई के साथ मर्ज करता है और इसके बाद वो तुरंत ही पंजे को क्रिएट करके जोयान की तरफ शूट कर देता है। तभी जोयान भी उसकी बात को सुनकर कहता है आपको बताने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी पावर अभी भी काफी नहीं है, तो आपको ये वाला अटैक ट्राई करना चाहिए, किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी। और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपने हैवी जोयान रूलर को अपनी स्टोरेज रिंग में डालकर उस मैजिकल बीस्ट के पंजे को जो कि जोयान की तरफ बढ़ रहा होता है अपने बाएं हाथ से पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपने दाएं हाथ से पावरफुल पंच क्रिएट करके तुरंत ही उस मैजिकल बीस्ट के सिर पर दे मारता है। और इसके बाद वो मैजिकल बीस्ट उड़ता हुआ पहाड़ से जाकर टकराता है और चट्टाने, पेड़ और जमीन फूटती टूटती आगे की तरफ जाने लगती है। इस टाइम पे जोयान को सब कोई काफी ज्यादा शौक तरीके से देख रहा था, क्योंकि जोयान इस टाइम पे बिल्कुल गोल्डन डायमंड जाइंट की तरह दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और नोटिस की थी कि जोयान जिसे पीट रहा है वो 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का मैजिकल बीस्ट है। इस टाइम पे आसमान में जोयान खड़ा हुआ होता है और उसके सामने काला काला तेंदुआ भी होता है जो कि जोयान को काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा था और उसके ऊपर दहाड़ भी रहा था। इस टाइम पे अंकल जी और उनका ग्रुप सुइयर की देखभाल में लगे हुए थे, जबकि सुइयर तो सिर्फ जोयान को ही देखे जा रही होती है। साथ ही साथ उसकी आंखें अजीब तरीके से साइन भी कर रही थी। तभी वो मैजिकल बीस्ट रोर करते हुए कहता है तुमने अपनी पावर छुपाई है। जोयान के द्वारा पीटे जाने के बाद उसने फील कर लिया था कि जोयान की पावर उतनी नहीं है जितनी वो शो कर रहा है। साथ ही साथ इस टाइम पे उस मैजिकल बीस्ट को लग रहा था कि जोयान ने उसे अगर एक ही पंच में हरा दिया है तो सामने वाले की पावर 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर होनी चाहिए। और ये अंदाजा लगाना गलत बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो खुद 7 स्टार पर था और अगर कोई उसे पीटता है तो वो उससे ऑब्वियसली पावरफुल होना चाहिए। इसी हिसाब से उसने माना था कि जोयान 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है। लेकिन अगर उसे पता चलता कि जोयान की पावर केवल 5 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की थी तो वो तो शर्म के मारे ही मर जाता। हालांकि जोयान उसकी बात को सुनकर सिर्फ स्माइल करता है और कुछ भी नहीं कहता। जोयान के ऐसे स्वभाव को देखकर अचानक ही उसके दिल में काफी ज्यादा ठंडक फैल जाती है। साथ ही साथ वो अपनी बॉडी के इंजरीज को भी देखता है जो कि बढ़ती ही जा रही थी और उसे पता था कि अगर ये बढ़ती गई तो रिजल्ट वही होगा जो जोयान ने कहा था। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है एल्डर की खातिर तुम सब यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग दोबारा इसे किंग के एरिया में घुसने की हिम्मत करोगे तो एल्डर के होते हुए भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसके बाद वो तुरंत ही ह्यूमन में चेंज हो जाता है। साथ ही साथ कोई भी देख सकता था कि उसके मुंह के कोने में ब्लड के निशान साफ साफ बने हुए थे, जिसका मतलब था कि जोयान से ये काफी ज्यादा हेवली इंजर्ड हो चुका था। इसके बाद लेई बाओ जो कि मैजिकल बीस्ट का नाम है नाराजगी से जोयान की तरफ देखता है और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा गुस्से में भी था और तुरंत ही अपनी केप की तरफ चला जाता है। लेकिन तभी आवाज आती है रोको। लेई बाओ जैसे ही ये वॉइस सुनता है तो तुरंत ही उदास हो जाता है और इसके बाद जोयान की तरफ देखता है, जिसके बाद वो तुरंत ही ग्रीट करते हुए और अपने दांतों को किड़मिड़ाते हुए जोयान की तरफ देखता है और कहता है एल्डर कुछ और है क्या? जिसमें जोयान कहता है हाँ ये ज्यादा कुछ नहीं है, मैं बस आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और इसके बाद जोयान स्माइल कर देता है। इस टाइम पे जोयान के वर्ड काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। जोयान की बात सुनकर लेई बाओ काफी ज्यादा शौक होता है और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए कहता है एल्डर बताएं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी जोयान कहता है मैंने यहाँ पे फायर एट्रीब्यूट का फ्लक्चुएशन फील किया था, क्योंकि आपकी बॉडी में तो थंडर लाइटिंग एट्रीब्यूट है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी केव के अंदर फायर एट्रीब्यूट फ्लेम क्रिस्टल होना चाहिए। ये सुनकर लेई बाओ तुरंत ही कहता है तो क्या हुआ, अगर वो मेरे पास है मैं इसे आपको क्यों दूं? तभी जोयान कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं, हालांकि आपका एट्रीब्यूट लाइटिंग है और फायर क्रिस्टल और लाइटिंग दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हो सकते, इसीलिए वो आपके हाथ में पूरी तरीके से बेकार है और ना ही वो किसी काम का है, इसीलिए उसे मैं अपने यूज के लिए आपसे उधार लेना चाहता हूँ। ये सुनकर लेई बाओ तुरंत ही कहता है क्या आप ये मुझसे छीनना चाहते हैं? तभी जोयान कहता है मैं केवल आपसे उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जोयान की बात को सुनकर लेई बाओ काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जोयान कोई ऐसा पर्सन नहीं जिससे वो फाइट कर सके। साथ ही साथ सामने वाले पर्सन की उसे पावर भी नहीं पता और अगर वो जोयान से फाइट करता है तो उसकी इंजरीज भी बढ़ सकती हैं और ये रिजल्ट वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसीलिए वो जोयान से देखते हुए कहता है आप कैसे चर्चा करना चाहते हैं? इस टाइम पे लेई बाओ काफी ज्यादा सीरियस होता है और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका होता है। तभी जोयान कहता है रैंक 2 मेडिसिनल पिल्स। ये सुनकर तो लेई बाओ के होश ही उड़ जाते हैं और वो काफी ज्यादा सुस्त हो जाता है और इसके बाद उसे लगता है कि उसने कुछ गलत सुना है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जोयान उसके साथ फाइट करेगा, उसे मारेगा और उसे ये चीज छीन कर ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो जोयानोस फायर क्रिस्टल या कि फ्लेम क्रिस्टल के लिए उसे मेडिसिनल पिल देना चाहता था। इस टाइम पे बाहर खड़े हुए लोग भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं जब वो जोयान की बात सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जोयान जो कितना ज्यादा पावरफुल है और इसे आसानी से हरा कर वो फ्लेम क्रिस्टल छीन सकता है, फिर भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके कारण जोयान की रिस्पेक्ट उनके दिल में बढ़ जाती है। तभी लेई बाओ भी कांपती हुई आवाज में और काफी ज्यादा झिझकते हुए कहता है आप
आप वास्तव में मेरे साथ मेडिसिनल पिल्स के बदले उस फ्लेम क्रिस्टल को एक्सचेंज करना चाहते हैं। इस टाइम पे उसे अपने दिल में विश्वास ही नहीं हो रहा था और काफी देर तक शॉक रहने के बाद वो आखिरकार हिम्मत करके जोयान से पूछता है। तभी जोयान स्माइल करता है और 2 एम्परर लेवल की मेडिसिनल पिल्स को निकालकर उसकी तरफ दे देता है। ये देखकर तो उसके चेहरे पे अचानक ही खुशी आ जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ भी उसे मिल सकता है। उसे पता था कि वो क्रिस्टल उसके किसी भी काम का नहीं है, लेकिन ये मेडिसिनल पिल उसके बहुत काम की थी। इस टाइम पे लेईबाओ सरप्राइज होता है कि जोयान ऐसा कुछ करेगा, जबकि जोयान का तो यहाँ पे एक अलग ही मोटिव था, क्योंकि जोयान को डर था कि कहीं लेईबाओ हारने के कारण उस फ्लेम क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय ना कर दे, और जोयान उसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता था। हालांकि तभी लेईबाओ जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, ये फ्लेम क्रिस्टल एक ऐसी चीज है जिसे इस राजा ने फाइट करके और अपनी लगभग लाइफ डेथ की बैटल करके हासिल किया था, और आप इसे केवल 2 DTR की पिल को देकर ले जाना चाहते हैं। या कि ये क्या कुछ ज्यादा ही इजी नहीं हो गया? ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि ये बंदा जोयान के साथ मोल भाव कर रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे जोयान भी चौंक जाता है और इसके बाद उसके चेहरे पे हल्की सी नाराजगी को भी देखा जा सकता था। ये बंदा तो जोयान की मजबूरियों का फायदा उठा रहा होता है। हालांकि जोयान तुरंत स्माइल करता है और फिर अपने हैवी जोयान रूलर को अफेयर करते हुए कहता है, आपके फ्लेम क्रिस्टल के लिए 2 एम्परर लेवल पिल आपके लिए पहले ही बहुत बड़ा प्रॉफिट है। क्योंकि आपका मन अभी भी ये देने का नहीं है तो ठीक है, मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊंगा और आपके साथ फाइट करना ही चूज करूंगा। अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें 5 एम्परर लेवल की पिल दूंगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा, तुम्हारी हड्डियां ले लूंगा, मांस ले लूंगा, खून ले लूंगा, जो कुछ है सब ले लूंगा। जोयान की बात को सुनकर लेईबाओ का तो होश ही उड़ जाता है और वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन तभी जोयान की आवाज एक बार फिर सुनाई देती है, मुझे धमकी देने के लिए फ्लेम क्रिस्टल को नष्ट करने की बात तो बिल्कुल भी भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और किसी दूसरे फ्लेम क्रिस्टल को ढूंढूंगा। जोयान की बात को सुनकर लेईबाओ अचानक ही काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही अपने शरीर को पीछे खींचते हुए अपनी स्टोरेज रिंग से एक फ्लेम क्रिस्टल को निकालता है, जो कि रेड कलर का होता है, और सीधा ही जोयान की तरफ बिना झिझक के बढ़ा देता है। और इसके बाद लेईबाओ तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो जाता है। उस फ्लेम क्रिस्टल को अपने हाथ में देखकर जोयान काफी ज्यादा खुश होता है और इसके बाद उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है और फिर जीलिंग माउंटेन रेंज के अंदर उड़ने के लिए एक बार फिर से रेडी होता है। लेकिन तभी आवाज आती है एल्डर। ये सुनकर जोयान घूमता है तो देखता है कि पीछे अंकल जी का ग्रुप खड़ा हुआ होता है, जिसपे जोयान तुरंत ही उनसे पूछते हुए कहता है कि क्या अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है? तभी अंकल जी कहते हैं, सीनियर हम आपसे फाइट नहीं करना चाहते, आप गलत समझ रहे हैं, हम भला ऐसे करने की हिम्मत कैसे करेंगे? मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप टाइम पर नहीं आते तो मुझे डर है कि हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। और इसके बाद वो जोयान के पास आकर तुरंत ही उन्हें ग्रीट करते हैं और उसके बाद उनके पीछे के सभी लोग तुरंत ही जोयान को झुककर ग्रीट करते हैं, लेकिन उनके बगल में खड़ी हुई सुइयर, उसका चेहरा तो पूरी तरीके से लाल हो चुका था और वो बस जोयान को ही देख रही होती है बिना पल के झपकाए। अंकल जी जब सुइयर के चेहरे पे ऐसे फेस इंप्रेशन देखते हैं तो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो सुइयर को काफी अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन उन्हें यही लग रहा था कि कहीं यहाँ पे जोयान इस चीज का बुरा ना मान जाए, या कि समझ रहे हो। हालांकि अंकल जी तुरंत ही जोयान की तरफ देखते हैं और जब वो देखते हैं कि जोयान को इस चीज से कोई भी आपत्ति नहीं है तो वो धीरे से अपने दिल में सुइयर को पुकारते हैं और अंकल जी की धीमी आवाज को सुनकर सुइयर अचानक ही अपने आप को कंट्रोल करती है और इसके बाद वो तुरंत ही फील करती है कि जैसे वो अभी अभी किसी नशे से जागी हो। किसी अननोन रीजन से उसे जोयान को लेकर फीलिंग्स आ गई होती हैं। हालांकि जब वो जोयान को इधर उधर देखते हुए देखती है तो अचानक ही अपने लाल चेहरे को नीचे कर लेती है और इसके बाद काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मैं जूनियर सुइयर मेरी जान बचाने के लिए एल्डर को धन्यवाद देती हूँ। उसकी बात को सुनकर जोयान उसकी तरफ देखता है और इस टाइम पे जोयान भी उसके दिल की फीलिंग्स को समझ चुका था, जिसके कारण जोयान भी थोड़ा सा शर्माने से खुद को रोक नहीं पाता है। जिसके बाद जोयान अपने मन में ही सोचते हुए कहता है, ये चीजें भी कितनी ज्यादा अजीब हैं, ऐसा लगता है कि मुझे फ्यूचर में लोगों को बचाने पे ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद जोयान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी अंकल जी जोयान के फेस इंप्रेशन और बुदबुदाहट को देखकर जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, सीनियर क्या ऐसा है जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं? अगर कुछ भी ऐसा हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम जो भी हेल्प कर सकते हैं करेंगे। तभी जोयान कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ शांत हो चुका है तो आप लोगों को ये जगह जल्दी ही छोड़ देनी चाहिए। आपके ग्रुप की पावर काफी ज्यादा वीक है और ये जिलिन माउंटेन रेंज काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए आपको यहाँ के बाहरी इलाके में जाना चाहिए। और अंकल जी की बात को सुनकर जोयान अपने दिल में चल रहे और अपने मन में चल रहे सारे ही खतरनाक विचारों को तुरंत ही रोक लेता है और इसके बाद जोयान तुरंत ही घूम कर जाने के लिए रेडी हो जाता है। जोयान को मुड़ते और बिना कुछ बोले और बिना देखे चले जाने पर सुइयर के चेहरे के फेस इंप्रेशन थोड़े से बदल जाते हैं और जब जोयान 1000 फीट तक उड़ चुका होता है तभी वो अचानक चिल्लाते हुए जोयान की तरफ हिम्मत जुटाती और बोलती है, एल्डर आपने मुझे बचाया है, क्या हमसे कम आप मुझे अपना नाम तो बता ही सकते हैं?
उस वॉइस को सुनकर जोयान अपनी जगह पर रुकता है और तुरंत ही हैवी जोयान रूलर को अपेयर करके और उसे अपने कंधे पे रख के फुल पोजिंग स्टाइल में पीछे मुड़ता और स्माइल करते हुए कहता है जियो यान। और इसके बाद जोयान तुरंत ही स्काई एक्सटेंशन स्टेप का यूज करके अपनी जगह से तुरंत ही गायब हो जाता है। यहाँ पे वो जैसे ही सुइयर जोयान नाम बुदबुदाती है तो उसके पीछे के जो अंकल जी और बाकी लोग होते हैं काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। जोयान उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि ये वही नाम है जिसे 4 सुपर सेट पकड़ने के लिए अपना हाथ मिला चुके हैं। जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि जोयान इस टाइम पे जीलिंग एरिया की तरफ जा रहा है क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये 4 सुपर सेट आसानी से नहीं पहुंच सकते। हालांकि तभी अंकल जी सुइयर को पकड़ते हैं और उसे सहारा देते हैं। जिसके बाद वो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं भाइयों मुझे उम्मीद है कि इस जगह से निकलने के बाद आज की बात को सब कोई भूल जाएगा। इसे ऐसे समझो कि जैसे आप लोगों में से किसी ने उसे देखा ही नहीं। हर किसी को मेरी बात समझनी चाहिए। तभी उनके पीछे के सभी लोग तुरंत ही अपना सिर हिला देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो जोयान के कारण ही अब तक जिंदा खड़े हुए थे। तभी अंकल जी सुइयर की तरफ देखते हैं जो कि अभी भी उसी डायरेक्शन को देख रही थी जहाँ पे जोयान गायब हो गया था। वो जबरदस्ती सुइया के हाथ को पकड़ते हैं और माउंटेन रेंज के बाहर की तरफ जाने लगते हैं। कीड़े पड़े राइटर तुझे कीड़े, वो भी हाथी के साइज के। साले राइटर एक लड़ाई को 8 चैप्टर 10 चैप्टर चलाता है, इस चैप्टर को 3-4 चैप्टर और नहीं खींच सकता था। ऐसा लग रहा है कि जाकिर भाई नोवेल लिख रहे हैं। एकदम सख्त लौंडा। चलो आ जाओ। पलक झपकते ही रात बीत जाती है हो जाती है और इस बोरिंग जर्नी के कारण जोयान काफी ज्यादा परेशान भी था। और उड़ते उड़ते जोयान आखिरकार एक बार फिर एक माउंटेन रेंज पर उतरता है। इसके बाद आसमान को देखता है जो कि पूरी तरीके से काला था और तुरंत ही अपने कल्टीवेशन मोड पे चला जाता है। जिसके बाद काफी देर बाद जोयान तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है और उसका ऑरा एक बार फिर से अपने पीक लेवल पर पहुंच चुका होता है। साथ ही साथ जोयान के हाथ में वही फ्लेम क्रिस्टल चमक रहा होता है जो कि जोयान ने अभी अभी लेईबाओ से अचीव किया था। हालांकि इसके लिए जोयान को 2 एम्पर लेवल की पिल देनी पड़ी थी लेकिन ये फिर भी एक वर्थ प्राइस था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही उस फ्लेम क्रिस्टल को अपने हाथों के बीच में रखता है और अपने फोरहेड से तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस करना स्टार्ट कर देता है और उस फ्लेम क्रिस्टल में एक फॉर्मेशन क्रिएट करना भी स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जोयान को पहले 3 बार का एक्सपीरियंस हो चुका था इसलिए अब जोयान के लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता। साथ ही साथ जोयान की स्पिरिचुअल पावर यूनिटी स्टेज पर पहुंच गई थी इसीलिए जोयान ये कुछ ही घंटों में निपटा देता है और जोयान के सामने एक और एल्यूजनरी फिगर दिखाई देती है। हालांकि प्रेजेंट टाइम की जोयान की ये एल्यूजनरी फिगर केवल 9 स्टार डाउ सेंग लेवल पर होती है लेकिन ये जोयान के पिछले सभी एल्यूजनरी क्लोन से काफी ज्यादा पावरफुल थी जो कि हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर पहुंच चुके थे। और ये शायद जोयान की पावर और स्पिरिचुअल पावर में बढ़ोतरी के कारण हो सकता है। जोयान को पता था कि जब तक वो और फ्लेम क्रिस्टल को ढूंढने में कैपेबल है वो अपनी इस एल्यूजनरी फिगर की पावर को बढ़ा सकता है और 2 और एल्यूजनरी फिगर को क्रिएट कर सकता है। जिसके बाद उन्हें एक साथ फ्यूज करके जोयान के पास एक और हाफ मार्शल एम्परर लेवल का एल्यूजनरी क्लोन होगा जो कि जोयान के लिए काफी बड़ी हेल्प थी। साथ ही साथ जोयान को पता था कि अगर फ्यूचर में उसकी पावर बढ़ती है तो साथ ही साथ इन सभी की पावर भी बढ़ेगी जिसके बाद ये सभी एल्यूजनरी क्लोन अगर क्रिएट हो जाते हैं तो एक डाउडी लेवल के वॉरियर को भी बड़ा झटका दे सकते हैं। हालांकि जोयान अपने दिल के अरमानों को दिल में ही रखते हुए तुरंत ही अपने कल्टीवेशन में बैठ जाता है और इसके बाद जोयान की बॉडी से अचानक एक सक्शन फोर्स जनरेट होता है जो कि आसपास की नेचुरल एनर्जी को इकट्ठा करके जोयान की बॉडी में डालना स्टार्ट कर देता है। हालांकि तभी जोयान अचानक ही अपनी आंखें खोलता और चौंकते हुए कहता आखिरकार क्या चल रहा है। जोयान ने फील किया था कि ये बॉडी में जो उसके सक्शन फोर्स जनरेट हुआ है ये उसने क्रिएट नहीं किया था ना ही ये बॉडी उसके कारण था। इसलिए जोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिरकार अगर ये सक्शन फोर्स उसने जनरेट नहीं किया तो ये कहाँ से आया है। साथ ही साथ जोयान को अच्छी तरीके से पता था कि ये तो केवल ब्रेक थ्रू के टाइम पे ही दिखाया जाता है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपनी आंखें बंद करके अपनी बॉडी को फील करता है तो उसकी बॉडी के अंदर पिंक कलर की फ्लेम दिखाई देती है जो कि तुरंत ही जोयान की बॉडी के बाहर निकल के एक ह्यूमन फिगर में चेंज हो जाती है जो कि अपना लिटिल ही होता है जो कई सालों से जोयान की बॉडी के अंदर सो रहा होता है और अपनी पावर को गैदर कर रहा होता है। अब जाकर वो एक बार फिर से जाग गया था क्योंकि वो हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला था। जोयान जैसे ही लिटिली को देखता तो अचानक ही काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है लिटिली तो आखिरकार तुम सफल होने जा रही हो। अरे मैं आप लोग को बता देता हूँ ये लिटिली है ना ये ना तो लड़की है ना ही लड़का है ये सिर्फ एक फायर एल्फ है। तो ये मत मानो कि ये लड़की है या लड़का है इसका किसी के साथ कुछ नहीं हो सकता संसाधनों का अभाव है। तो ये सिर्फ एल्फ है अलादीन के जिन के जैसा जैसे ऊपर की बॉडी रहती थी नीचे से सिर्फ पूंछ रहती थी ना लड़का ना लड़की। ओके
जोयान तुरंत ही उसे देखते हुए कहता है तो आखिरकार तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो, होने वाले हो, ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है। इस टाइम पे लिटिली जोयान को इम्प्रेशनलेस तरीके से देख रहा होता है और इसके बाद तुरंत ही कहता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम मेरी बॉडी के अंदर आओ। और इसके बाद जोयान की बॉडी में अचानक ही काफी ज्यादा पेन होने लगता है और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कांपते हुए जोयान की बॉडी से बाहर निकल के तुरंत ही लिटिली की बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है। इस टाइम पे जोयान को काफी ज्यादा दर्द हुआ था और साथ ही साथ जोयान ने फील कर लिया था कि उसका कनेक्शन प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से पूरी तरीके से कट चुका है। हालांकि जोयान जैसे ही कुछ सोचता और इस दर्द को और झेलता कि तभी जोयान के गले में एक झटका लगता है और जोयान वहीं पर बेहोश हो जाता है। जोयान के बेहोश होने के बाद जोयान के पास अपेयर होते हैं एल्डर गुयू, जो कि लिटिली को देखते हुए कहते हैं आखिरकार आप सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। ये डाउडी ट्रिब्यूलेशन झेलने जा रहा है क्या? चलो देखते हैं आगे। तभी गुयू कहते हैं अगर आप ब्रेक थ्रू करने जाने वाले हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपके जाने का टाइम हो गया है? जिस पे लिटिली हाँ पे सिर हिलाते हुए कहता है हाँ ये मेरा जाने का ही टाइम है। तभी लिटिली गुयू से बात करते हुए जोयान की तरफ देखता और कहता है एल्डर उसे मैं आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। तभी गुयू स्माइल करते हुए कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं और ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मैं थोड़ा टाइम लेने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि आप जाने वाले हैं तो आपको अब और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। आपके जाने के बाद मैं उसे हर एक चीज अच्छे से बता दूंगा। तभी लिटिली उनसे कहता है मुझे इन सब के लिए एल्डर आपको धन्यवाद देना है, अगर उसके साथ आप नहीं होते तो मुझे नहीं लगता था कि वो इस लेवल तक कभी पहुंच पाता। तभी एल्डर गुयू स्माइल करते हुए कहते तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे मैं निभा रहा हूँ। हालांकि तभी आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज आती है और इसके बाद काले कलर के बादल पूरे ही आसमान को ढक लेते हैं, जैसे कि दिन में रात हो गई हो। बादलों के गड़गड़ाहट के साथ उसमें काफी ज्यादा लाइटिंग भी थी, जिसके कारण पूरी दुनिया कांप सकती थी और शायद 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर भी इसके सामने सरवाइव ना कर पाए। लिटिली डाउडी ट्रिब्यूलेशन झेलने वाला है मतलब। और इस टाइम पे लिटिली को इन्हीं लाइटिंग्स को झेलना था अपनी सक्सेस के लिए और ब्रेक थ्रू के लिए। तभी गुयू कहते हैं जाओ मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने ज्यादा पावरफुल होकर आते हैं। तभी लिटिली भी आसमान में बादलों की तरफ देखते हुए कहता है आओ मैं अब देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। और इसके बाद तुरंत ही लिटिली आसमान में गड़गड़ाते हुए बादलों की तरफ देखने लगता है और आसपास का प्रेशर भी बढ़ने लगता है, जिसके बाद एक पावरफुल लाइटिंग तुरंत ही लिटिल ली की तरफ बढ़ने लगती है। हालांकि लिटिल ली उस पावरफुल लाइटिंग को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता और तुरंत ही अपने हाथ से एक फॉर्मेशन को क्रिएट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद लाइटिंग पे लाइटिंग लिटिल ली की तरफ गिरने लगती है और लिटिल ली उन्हें अपनी पावर के साथ सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे उन दोनों ने काफी सारे एक्सचेंजेस को एक दूसरे से झेला था, लेकिन लिटिली अभी भी काफी ज्यादा शांत और सही सलामत खड़ा हुआ था। और इसी तरीके से 3 दिन और 3 रातें बीत जाती हैं, जिसके बाद वो बादल धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। हालांकि बादल के गायब होने का मतलब ये नहीं था कि लिटिली सक्सेसफुल हुआ, अभी नेक्स्ट स्टेप बाकी था। जिसके बाद एक पावरफुल ऑरा चारों तरफ फैल जाता है, जो देखकर लिटिली कहता है अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे रोक पाओगे या नहीं। जिसके बाद हमें उस नीले आसमान में एक एनर्जी भंवर दिखाई देती है, जिसके अंदर नेचुरल एनर्जी कंडेंस हो रही होती है और धीरे धीरे इकट्ठा होती जा रही थी। तभी लिटिली भी उस एनर्जी भंवर की तरफ ऊपर की ओर बढ़ जाता है। जिसके बाद हमें सेंट्रल प्लेन्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाफ एजेड मैन जो कि एक बैम्बू हाउस में खड़ा हुआ था, वो अचानक ही चौंकते हुए वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देखता है और तभी एक और जगह से ब्लड रेड आंखें उसी वेस्ट रीजन की तरफ देखने लगती हैं, जिसके बाद वो धीरे धीरे बंद होती हैं। जिसके बाद हमें पिछला वाला पर्सन दिखाई देता है, जो कि कहता है स्काई बाउंड डे ये वेस्ट रीजन है, क्या ऐसा हो सकता है कि पिछली बार वाला वो साथी हो। इस टाइम पे ये पर्सन काफी ज्यादा चिंता में दिखाई दे रहा होता है और इसके बाद आसमान में हो रहे बदलावों को देखते हुए जो कि थोड़ी सा उदास होकर वापस ही अपने बांस के घर के अंदर चला जाता है और इसका नाम जियो चैन था। ये अपने जियो चैन नहीं है भाई, लगता है ये कोई दूसरे जियो चैन है। इस टाइम पे लिटिली को इस जगह को छोड़े हुए एक और रात हो चुकी होती है और केवल इसी टाइम पे जोयान अंत में जागता है। और जोयान जैसे ही जागता है तो तुरंत ही ओल्ड गुयू को अपने सामने देखता है। ओल्ड गुयू के चेहरे पे एक स्माइल भी होती है और साथ ही साथ थोड़ा सा अफसोस भी होता है। हालांकि जोयान तो अभी अभी उठा था, इसीलिए उसे कुछ भी पता नहीं होता और तुरंत ही कहता है क्या हुआ। काफी दिनों तक बेहोश रहने के कारण जोयान को यहाँ पे चक्कर भी आ रहे होते हैं और उसे ढंग से भी याद नहीं आ रहा होता कि आखिरकार क्या हुआ था। जोयान को सिर्फ एक ही मूवमेंट जो कि थोड़ा सा ही याद था कि लिटिली उसकी बॉडी के बाहर आ गया था और आसपास की नेचुरल एनर्जी काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि लिटिली ब्रेक थ्रू करने वाला था। जिसके बाद जोयान पूछता है कि वो कहाँ है और इसके बाद तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से आसपास के एरिया को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जोयान को यहाँ पे लिटिली के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तभी गुयू जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही जा चुका है।
ये सुनकर जोयान तुरंत ही घूमता है और ओल्ड गुयू की तरफ देखते हुए कहता है आपका क्या मतलब है। तभी गुयू कहते हैं इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ भी है सेफ है। गुयू की बात को सुनकर जोयान थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और इसके बाद गुयू से बात करता है और कहता है कि आपको पता है एल्डर गुयू की वो इस टाइम पर कहाँ है। तभी गुयू कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जानते हैं या नहीं, अगर आप मुझसे जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये केवल लिलिटी डिवोरिंग फ्लेम जैसा ही है और उसके पास अपना एक चांस है। क्या आप नहीं चाहते कि वो इस चांस का फायदा उठाए। गुयू की ये बात सुनकर माहौल अचानक ही काफी ज्यादा अजीब सा हो जाता है और इस टाइम पे जॉन काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है अपने ऊपर, क्योंकि उसे याद था कि ये इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला था। साथ ही साथ जॉन लिटिली को याद करने लगता है कि वो अभी उससे अच्छे से मिल ही नहीं पाया था, जिसके कारण जॉन गहरी सोच में डूब जाता है। तभी गुयू जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं उसका अपना रास्ता है छोटे साथी, जहाँ तक आपकी बात है तो आपको भी अपना एक रास्ता चूज करना चाहिए और वहाँ पे निकलना चाहिए, ताकि जब आप फ्यूचर में उससे दोबारा मिले तो वो आप पे प्राउड कर पाए। एल्डर गुयू की बात को सुनकर जॉन तुरंत ही अपना सिर हिला देता है। तभी गुयू कहते हैं याद रखना आप केवल तभी जीवित रह सकते हैं जब आप पावरफुल हो, बाहरी पावर को तो आप केवल थोड़े टाइम के लिए ही उधार ले सकते हैं, वे आपकी नहीं होती। और साथ ही साथ आपको ये भी कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि आप सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी सबसे पावरफुल नहीं है। ओल्ड गुयू की बात को सुनकर जॉन काफी ज्यादा शॉक होता है, ऐसा लग रहा था कि ओल्ड गुयू जैसे उसे छोड़ने वाले हो, इसीलिए वो तुरंत ही कहता ओल्ड गुयू क्या हुआ। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं जैसा कि मैंने कहा तुम अपने कल्टीवेशन और जर्नी में पूरी तरीके से अकेले हो, तुम हमेशा मेरी पावर को उधार नहीं ले सकते, इसीलिए मुझे लगता है कि एक बार फिर से तुम्हारे फ्लेम मंत्रा को अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। जोयन जैसे ही ओल्ड गुयू की बात को सुनता है तो तुरंत ही चौंक जाता है और उसके फेस इंप्रेशन तुरंत ही सैड हो जाते हैं, जिसके बाद वो कहता है ओल्ड गुयू मुझसे ये मत कहिएगा कि आप चाहते हैं कि मैं आपको रिफाइन करूं। ये सुनते ही ओल्ड गुयू की जो बॉडी होती है कांपने लगती है, हालांकि वो सीरियस होकर तुरंत ही अपना सिर हिला देते हैं। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको अपनी बॉडी सौंप दूं, इसीलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ या कोई एहसान कर रहा हूँ ऐसा कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही लाइटिंग की कसम ले रखी है, अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं इस दुनिया से नष्ट हो जाऊंगा। ये सुनते ही जॉन तुरंत ही कहता ओल्ड गु और वो उदास होता है, लेकिन समझ जाता है कि उसके लिए बोन चिलिंग फ्लेम को अब रिफाइन करना इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर जोयान नहीं चाहता कि एल्डर गुयू इस दुनिया से पूरी तरीके से गायब हो जाए तो इसे ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जोयान ऐसा नहीं करता तो ओल्ड गुयू डिस्ट्रॉय होकर गायब हो जाएंगे, जिससे ना तो जोयान को कुछ मिलेगा और एल्डर गुयू की सारी पावर और उनकी नॉलेज भी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए जॉन कहता है एल्डर गुयू अगर मैं आपकी बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर दूं तो क्या आप एक बार फिर से आ पाओगे। जिस पे एल्डर गुयू कहते हैं ये इम्पॉसिबल है छोटे साथी, मैं मेरी बॉडी के साथ ही पैदा हुआ था और उसी के साथ ही मरूंगा, आप एक बार मेरी फ्लेम को एक रिफाइन कर लेते हैं तो मैं पूरी तरीके से गायब हो जाऊंगा। आखिरकार एक हेवनली फ्लेम के दो ओनर होना इम्पॉसिबल है, आखिरकार आपको भी ये पता होना चाहिए। एल्डर गुयू की बात को सुनकर जॉन तुरंत ही स्माइल करता है, क्योंकि उसकी बॉडी से अभी अभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को उसके असली ओनर ने जबरदस्ती ही छीन लिया था, जिसके कारण जोयान को ये अच्छी तरीके से पता था। तभी जोयान कहता है मैंने सुना है कि एक हेवनली सोल में बदल जाने के बाद एक पर्सन अगर उस फ्लेम को रिफाइन भी कर लेता है तब भी हेवनली सोल मौजूद रहती है। क्या एल्डर गुयू ऐसा नहीं कर सकते। जोयान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो एक बार फिर से एल्डर गुयू से पूछता है। जोयान जानता था कि हेवनली फ्लेम को स्वैलो करना उसके लिए जरूरी है, लेकिन वो ओल्ड गुयू को भी नहीं खोना चाहता था। हालांकि रिजल्ट वो नहीं था जिसकी जोयान ने उम्मीद की थी, क्योंकि गुयू कहते हैं हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन उस टाइम पे हेवनली फ्लेम के ओनर के दिल में अगर कोई और थॉट होता है तो हेवनली फ्लेम की सोल उस हेवनली फ्लेम को अपने कंट्रोल से लेकर उसे छोड़ सकती है और इस तरह की पावर के साथ आपका फ्लेम मंत्रा भी अपग्रेड नहीं हो पाएगा। एल्डर गुयू को पता था कि ये तरीका बुरा नहीं था, लेकिन ये बाकी लोगों के लिए अच्छा था, लेकिन जोयान के लिए नहीं, क्योंकि जोयान फ्लेम मंत्रा का अभ्यास करता था। तभी जोयान कहता है क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है, क्या यही एकमात्र रास्ता है। तभी गुयू कहते हैं चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि एक्सेप्ट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ये भाग्य की बात है। आखिरकार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको रास्ता दिखाऊं और जब सही टाइम आएगा तब मैं तुम्हें अपनी हेवनली फ्लेम सौंप दूंगा। और इसके बाद वो जोयान की तरफ देखते हुए हेल्पलेस तरीके से स्माइल कर देते हैं। जिसके बाद रात में गुयू और जोयान आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और बैठे हुए होते हैं। तभी काफी टाइम बाद गुयू को अचानक ही कुछ याद आता है, जिसके बाद वो जोयान की तरफ देखते हैं। तभी जोयान भी उन्हें ऐसे देखकर शॉक हो जाता है और वो कुछ कर पाता कि तभी एल्डर गुयू का हाथ अचानक ही उठता है और उनकी फिंगर से अचानक एक लाइट निकलकर जोयान के दिमाग के अंदर एंटर हो जाती है।
और इसके बाद जोयान को अचानक ही काफी ज्यादा पेन होने लगता है उसके सिर में। जोयान को ऐसा लगता है कि जैसे उसका ब्रेन अचानक ही किसी बहुत बड़ी चीज को झेल रहा हो और सैकड़ों करोड़ों चीजें जोयान की बॉडी के अंदर छोड़ दी गई हो। ये वो पूरी नॉलेज होती है जो कि एल्डर गुयू ने गैदर की थी और वो जोयान की बॉडी में उन्होंने ट्रांसफर कर दी थी। यही रीजन था कि जोयान को काफी ज्यादा पेन हुआ था। हालांकि काफी टाइम के बाद जोयान जब इन सभी मामलों को सुलझा लेता है तो उसका पीला चेहरा भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इस टाइम पे जोयान को जो पहली चीज उसमें समझ में आई थी वो थी आइस स्पिरिट पिल, और ये एक मेडिसिनल पिल का फॉर्मूला था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही चौंकते हुए ओल्ड गुयू की तरफ देखता है और उनसे कहता है, ओल्ड गुयू ये क्या है? तभी ओल्ड गुयू कहते हैं ये आइस स्पिरिट पिल है जो कि आपको मेरी हेवनली फ्लेम को स्वैलो करने में हेल्प करेगी। ये मत भूलिए कि आप अपनी प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ मुझे स्वैलो करने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपके लिए इतना आसान कैसे हो सकता है? अगर आप इस मेडिसिनल पिल के बिना मेरी फ्लेम को स्वैलो और रिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर जाते ही आपकी बॉडी राख में बदल जाएगी। और इसके बाद वो जियोयान की तरफ देखते हैं जिसका चेहरा चौंका हुआ था, तो अचानक ही काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वे में स्माइल करने लगते हैं। इस टाइम पे जोयान को भी पता था कि इस टाइम डूडी कॉन्टिनेंट की हेवनली फ्लेम डुइक्वी कॉन्टिनेंट की हेवनली फ्लेम से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे जोयान आसानी से स्वैलो कर सकता था। और इस पिल को निगलने के लिए, इस फ्लेम को स्वैलो करने के लिए जोयान को इस पिल की जरूरत पड़ने वाली थी। और ये सोचने के बाद ही जोयान अचानक याद करता है कि जब उसने पहली बार ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को स्वैलो किया था जो कि उसकी फर्स्ट फ्लेम थी, उस टाइम पे जोयान ने ग्राउंड स्पिरिट पिल पर भरोसा किया था जिसे टीचर याओलाओ ने रिफाइन किया था ताकि इस फ्लेम को स्वैलो करते टाइम जोयान को ज्यादा पेन ना हो और जोयान के सक्सेसफुल होने के चांस भी बढ़ जाएं। और आज सेम वही सीन ओल्ड गुयू के साथ जोयान को फील हुआ था। तो चलिए अब ये एपिसोड मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड पे। तो इस एपिसोड को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एपिसोड काफी ज्यादा फ्लैक्चुएशन वाला था, कहीं सैड कहीं हैप्पी, कहीं सैड कहीं हैप्पी। इस टाइम पे राइटर थोड़ा सा उदास लग रहा है। चलो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे क्या होने वाला है। हालांकि अभी जो यान ओल्ड गुयू को रिफाइन नहीं कर रहा तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है और लिटिली के बारे में भी आपको पता चल गया। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। गुड नाइट।